श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सिकंदर के बारे में, जो मेरे हिसाब से ना तो विश्व विजेता था और ना मैं उन्हें महान मानता हूँ। यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पितृहंता सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत की संस्कृति, दर्शन, विज्ञान और चिकित्सा प्रणाली से परिचित था। पोकोक नामक विद्वान ने तो अपने ग्रंथ इंडिया इन ग्रीस में ग्रीस को बिहार के प्रसिद्ध राजगृह के लोगों द्वारा बसाया क्षेत्र माना है। अर्थात राजगृह से लोग आए जो ग्रीक कहलाए और बाद में ग्रीक या ग्रीस बन गए। मैक्स मुलर दार्शनिकों जैसे सुकरात हो गए, अफलातून हो गए, अरस्तु हो गए, भारतीय विद्वानों से वेद का भी वर्णन किया है। फिलिप मैसिडोनिया का शासक रहा था, न कि ग्रीक या यूनान का। यह छोटा सा राज्य यूनान के उत्तर में था। सिकंदर का असली नाम था अलेक्जेंडर, तथा सिकंदर नाम उसे मिस्र पर आक्रमण के बाद वहां के लोगों ने दिया है। सिकंदर एक क्रूर तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति का युवक था। उसने चारों ओर आक्रमण की योजना बनाई। देखिए, उसने जितने लोगों को मारा है, युद्ध किया है, तो ये जो हत्या है, निर्मम हत्या है, ये कोई क्रूर आदमी ही कर सकता है। उसने थेब्स कबीले से संघर्ष करते हुए भयंकर लूटमार और हत्याकांड किया था। यूनानी इतिहासकार डियोडोरस के अनुसार शहर का प्रत्येक कोना लोगों के शवों से ढेर से ढक दिया था उसने। 2000 मुसलमानों की बिक्री की गई थी, 600 सैनिक मारे गए और शेष की हत्या कर दी गई थी। यूनान के लोग उससे भयभीत थे तथा उसे घृणा करते थे। 334 ईस्वी पूर्व वर्ष में उसने एशिया के लिए अभियान शुरू किया था। उसने ईरान के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या करवा दी थी तथा सूसा के राजमहल को आग लगा दी थी। अनेक नगरों को ध्वंस कर दिया था। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की आकांक्षा पूरी करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था, जहां उसका स्वप्न चकनाचूर हो गया। वजह क्या था? साधनों का अभाव था उसका वजह। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का अध्ययन करते समय यह जानना नितांत आवश्यक है कि इस संदर्भ में प्राप्त साधनों की छानबीन की जाए, क्योंकि सिकंदर का जीवन अनेक कपोल कल्पित गाथाओं और भ्रांतियों से जुड़ा हुआ है। भारत की पराधीनता काल में विदेशी इतिहासकारों ने सिकंदर की घटनाओं को इस ढंग से तोड़ मरोड़ कर तथा मनमाने तरीके से प्रस्तुत किया कि वास्तविकता पर रहस्य का पर्दा पड़ गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय इतिहास के ग्रंथों में उन भ्रामक तथा तथ्यहीन वर्णों को ज्यों का त्यों पढ़ाया जा रहा है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सिकंदर के बारे में एक भी तत्कालीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जो कि भारत आक्रमण तथा उसकी पराजय की कहानी बताए। सिकंदर के बारे में सर्वप्रथम ग्रंथ उसके मृत्यु के लगभग 300 वर्षों के पश्चात अति रंजनापूर्ण भाषा में लिखे गए। एरियन, कर्टियस, रुक्स, डियोडोरस, जस्टिन आदि ने सिकंदर के बारे में जो भी जानकारी दी, उनके बारे में स्वयं इन लेखकों ने स्वीकार किया कि उन्हें बहुत तथ्यपरक जानकारी नहीं थी। बाद में इन विद्वानों के संग्रहित कथनों को ऐतिहासिक प्रमाण मानकर इसका प्रचार किया गया है। भारत के किसी भी वैदिक, बौद्ध, जैन व अन्य किसी ग्रंथ में सिकंदर के आक्रमण पर एक भी पंक्ति नहीं है। इसके संदर्भ में कोई पुरातत्व सामग्री या साहित्य साधन ग्रंथ प्राप्त नहीं है। प्रमुख ब्रिटिश इतिहासकारों बीवे स्मिथ तथा एच डार्डवेल, जिन्होंने सिकंदर को महामंडित करने में कोई कसर नहीं रखी है, यह स्वीकार किया है कि भारत में भी सिकंदर पर कोई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। सिकंदर महान कैसे हो गया? कब बना सिकंदर महान? गंभीर प्रश्न है कि जब सिकंदर के बारे में कोई साधन सामग्री नहीं है, तो सिकंदर महान का नियम कब और क्यों गढ़ा गया? 1857 के भारत के महासंग्राम तक भारत की किसी भी पुस्तक में सिकंदर को महान नहीं किया गया है। मैक्रिंडल ने 1877 से 1901 के दौरान 6 राज्यों में लिखे पुराने यूनानी तथा रोमन इतिहासकारों के वर्णन में सिकंदर के भारत आक्रमण को कहीं कहीं
प्रसंगानुसार वर्णन किया है। परंतु सिकंदर को महिमान्वित करने का योजनापूर्वक प्रयास वी.ए. स्मिथ ने 1904 में प्रकाशित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया, जो शीघ्र ही भारत के विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगी। प्रशासक तथा ईसाइयत का महान पोषक था वो वी.ए. स्मिथ, जिसने सिकंदर के भारत आक्रमण तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन विस्तार से किया है। उसने अपनी पुस्तक में सिकंदर का वर्णन 63 पृष्ठों में किया है। उसने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण तथा पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो भारत में सिकंदर की सफलताओं को शानदार तथा अतुलनीय लिखा है। सिकंदर की सेना में फैली बगावत को एक वरदान माना। स्मिथ ने सेम चीज अपनी दूसरी पुस्तक में सिकंदर के मामूली आक्रमण को भी बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। उसने सिकंदर महान की तुलना सम्राट अकबर से की थी, जबकि भारतीय दृष्टिकोण से दोनों ही महान नहीं थे। देखा जाए तो दोनों ही महानता वाली कोई काम नहीं किया था। स्मिथ ने अहंकारयुक्त भाषा में सिकंदर को सिवाय मृत्यु के अपने समस्त शत्रुओं के लिए अजय तथा उसे ब्रिटिश की पूर्वगामी लिखा था। सभी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान करने का क्रम बनाए रखा। उसके बाद ब्रिटिश लेखकों ने राजनीति से प्रेरित हो सिकंदर के भारत आक्रमण को वास्को डी गामा के भारत में आने से जोड़ा तथा इस ढंग से सिकंदर को भारत की धरती पर पहला यूरोपीय विजेता बताया। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभकर्ता का इतना ही नहीं, ब्रिटिश इतिहासकार हेरिंगटन वर्ने लावेट ने अपनी पुस्तक इंडिया में सिकंदर महान को तक्षशिला में एक वैदिक विश्वविद्यालय का संस्थापक भी लिख डाला है। सिकंदर ईरान को कुचलता हुआ रौंदता हुआ भारत की ओर बढ़ा था। उसका पहला टकराव अटक के उस पार ही हुआ। कुमार की घाटी तथा चित्राल नदी पर वह पहली बार कंधे पर चोट लगने से परेशान हो गया और इसके बदले में वहां के समस्त नागरिकों की हत्या कर वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसने 89 यूनानी बस्ती को भी नहीं छोड़ा। वहां के लोगों द्वारा पराधीनता मानने तथा 300 घुड़सवारों की सहायता देने पर वहां से चला। मसग में सिकंदर का भयंकर संघर्ष हुआ। यहां दूसरी बार फिर सिकंदर घायल हुआ। अटक से 16 मील दूर ओहिंद नामक स्थान को पार कर वो पंचनद के मैदानी इलाके तक पहुंचा। तक्षशिला के राजा आम्बी से दोस्ती की। झेलम नदी पार करना कठिन था। झेलम के पार राजा पुरु का शक्तिशाली राज्य था। यूनानी शब्द पोरस है उसका। झेलम के पार राजा पुरु का बहुत स्ट्रांग थे वो लोग। उसने धोखे से एक तूफानी रात्रि में नदी पार की। कुछ विदेशी इतिहासकारों का कथन है कि सिकंदर को युद्ध में सफलता मिली, परंतु भारतीय विद्वानों जैसे डॉक्टर हरिश्चंद्र सेठ हैं, उन लोग के द्वारा यह पूर्णतः नकारा गया है। यह निश्चित है कि इसमें सिकंदर की सैनिकों की बड़ी हानि हुई तथा सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। हजारों घायल घबराए यूनानी सैनिकों को वापस भेजा गया। रोमन इतिहासकार एरियन के अनुसार इस युद्ध के पश्चात राजा पुरु का राज्य पहले से अधिक विस्तृत हो गया। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार इस संघर्ष में मैसेडोनिया के वीर हीन भावना से ग्रस्त हो गए तथा वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोग यूनानी सेना का दुश्मन बन गए थे। मालवों पर परकीय सिकंदर को आक्रमण करना भारी पड़ा, यद्यपि उसमें हजारों मालव मारे गए। अनेकों ने अपने को अग्नि के हवाले किया। बचे हुए ने पुनः शक्ति एकत्रित कर नदी के पार किलेबंदी की। यहां संघर्ष में सिकंदर तीसरी बार घायल होकर खून से लथपथ हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो बच सका था। आखिर सिकंदर को मालवों के साथ युद्ध विराम करना पड़ा। युद्ध विराम के लिए सिकंदर ने लगभग 100 मालव प्रतिनिधियों का एक विशाल कक्ष में स्वागत किया। इस समय तक सिकंदर की सेना व्यास नदी तक बढ़ चुकी थी, लेकिन भारतीय के सतत प्रतिरोध के कारण उनका सामना करने में असमर्थ यूनानी सेनाओं ने आगे बढ़ने से साफ इंकार कर दिया था। सेना ने व्यास नदी के किनारे डेरे डाले थे। क्रूर, अंधविश्वासी, वो भी ज्योतिषियों पर अधिक विश्वास रखने वाले सिकंदर के सपने चकनाचूर हो गए। वहां पर सेना ने हड़ताल कर दी थी। ये इतिहास में अनोखे ढंग की बगावत थी। विश्व के इतिहास में सैनिकों की ऐसी दयनीय दशा पहले कभी न सुनी गई और न पढ़ी गई और न देखी गई है। सिकंदर 3 दिनों तक अपने सैनिकों के
संघर्ष करने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। सैनिकों को सिकंदर प्यारा था, परंतु उससे अधिक अपने प्राणों का भय था। अतः उसने सेना की वापसी के आदेश देने पड़े। उसने व्यास के किनारे 12 स्तंभ यूनान के 12 देवताओं की स्मृति में खड़े किए थे। यूनानी ढंग से देवताओं को बलि दी गई थी। यूनानी ढंग से देवताओं को बलि दी गई थी, पर यह स्तंभ सिकंदर के वापस लौटते ही भारतीयों ने व्यास नदी में फेंक दिए। सिकंदर की वापसी भी सरल और सहज नहीं थी। रास्ते में अनेक छोटे छोटे राज्यों से जान बचाते हुए सिकंदर की सेनाएं सिंध के मुहाने पर पहुंची थी। भावी कठिनाइयों को देखते हुए उसने अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांटा, एक को समुद्र मार्ग से तथा दूसरे को बलूचिस्तान के रास्ते स्थल मार्ग से भेजा। तीसरी बार घायल हुए। घाव के ठीक न होने से 323 वर्ष ईस्वी पूर्व में रास्ते में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। तो संक्षेप में सिकंदर यूरोप में जन्मा, उसने एशिया में संघर्ष किया तथा अफ्रीका में मर गया। बेचारा सिकंदर न महान बन सका और न ही भारत विजेता बन सका। ग्रीस के लोग तो पहले उसे घृणा करते थे। भारत में भी उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। सिकंदर के भारत से लौटते ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में बचे कुचे यूनानियों को खदेड़कर भारत की सीमा अफगानिस्तान तक पुनः स्थापित की। प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार ने माना कि सिकंदर के आक्रमणों से छोटे मोटे राज्यों की समाप्ति से भारत में विशाल राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजनीति में एकता तथा अखंडता स्थापित हुई। निष्कर्ष रूप में विचारणीय विषय यह है कि आखिर कब तक भारतीय चिंतक, विचारक, लेखक, विदेशी इतिहासकारों के मिथकों के गल्प कथाओं, राजनीतिक प्रेरित गंदे तथा तथ्यहीन प्रसंगों तथा क्षुद्र भावनाओं से कथित महिमा मंडित घटनाओं का मानसिक गुलामी के पात्र बने रहेंगे। आवश्यकता यह है कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष में कम से कम असली इतिहास बताया जाए। यही कहना था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।